Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस, यानी कि हम आपकी क्लास 11th साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 जो कि है मोटिवेशन और इमोशन डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए थे, जितने भी टॉपिक्स A to Z आपके पूरे चैप्टर के अंदर, उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यानी आपके चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट है एंड आई होप सो आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट। कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली इजीली मुझसे जो है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अब क्योंकि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अब बारी आ जाती है NCERT सॉल्यूशंस की, यानी कि एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर या एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो भी आपसे आपकी बुक में क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, हम उनको करेंगे आंसर। ओके, सो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही साथ में क्वेश्चंस को आपको किस तरह से आंसर करना है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं ताकि आपका आंसर इफेक्टिव रहे। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरे साथ NCERT सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो आपको आंसर्स तो पता चलेंगे ही, बट साथ ही साथ में आप कैसे उन आंसर्स को प्रेजेंट करो, कैसे आपका आंसर राइटिंग पैटर्न होना चाहिए, कैसे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, आपको आंसर किस तरह से लिखना है, ये सारा सब कुछ इन डिटेल आपको पता चलेगा आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज NCERT सॉल्यूशंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमसे करीब 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी पॉइंट्स को देखेंगे एंड एज यू ऑल नो कि अब देखो आपका ना पूरा मतलब एक तरीके से कोर्स आपका साइकोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत ही जल्दी क्लास 12th में भी जाओगे तो आपका ना एक आंसर राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस आपको अभी से ही करनी चाहिए। मतलब करनी तो बहुत पहले से चाहिए थी, बट अगर अभी तक नहीं करी है सो जस्ट डू स्टार्ट योर प्रैक्टिसेस फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा एंड फर्दर आपके बाकी भी अगर आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो उसमें भी। क्लियर? तो आंसर राइटिंग पैटर्न को लेके जस्ट बी वेरी क्लियर। हमारा एक क्या अप्रोच होता है जब भी हम कोई भी आंसर करते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन को जब हम आंसर करते हैं, सो वी ऑलवेज फॉलो सम टिप्स, है ना, जो मैं आपको देती हूँ वो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए। एंड दैट इज कि सबसे पहले जब भी आप अपने आंसर को स्टार्ट करें सो यू मस्ट राइट एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने आंसर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लग रहा है कि लिख सकते हैं तो मतलब 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट आप इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले लिखो। देन जस्ट कम टू द मेन बॉडी ऑफ योर आंसर, यानी जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो फिर आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है, जो भी पूछा उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। एंड फाइनली जस्ट कंक्लूड योर आंसर इन 1 or 2 लाइन। अपने आंसर को कंक्लूड भी करो, है ना, कि मतलब जो भी हमने लिखा है उसका एक पूरा सार क्या है वो आपको जस्ट एक आध लाइन में बताना है। बिसाइड्स इंक्लूड ऑलवेज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर, हमेशा एग्जाम्पल्स दो। डायग्राम्स बनाओ जहां पर भी पॉसिबल है। ओके, डायग्राम्स हो गए या आपकी फ्लो चार्ट्स हो गई, है ना, ये सारी चीजें जरूर करो। हमेशा आंसर आपको कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। ओके, और हाइलाइट्स हमेशा करने हैं आंसर में। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो तो उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो जस्ट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस क्या है, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम NCERT सॉल्यूशंस करेंगे तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर क्या हाईलाइट करना है, क्या एग्जाम्पल, क्या डायग्राम, वो आपको शॉर्ट में नोट डाउन करना है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है, कहीं पर तो आपको आगे याद रहेगा। अब इसमें क्या चीजें एक्सेप्शंस है,
कि जैसे कहीं पर बहुत कम वर्ड लिमिट पूछी गई है, मान लो 30 या 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा जो है मतलब फ्लो चार्ट्स या बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स या फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन उसकी ज़रूरत नहीं है। 20-30 वर्ड्स के आंसर्स हैं तो नहीं लिखना आपको ये सब, बट जहाँ आप देखते हो 50 वर्ड्स के ऊपर वर्ड लिमिट जारी है तो कोशिश करो एग्जाम्पल वगैरह लिखने की। उससे ज़्यादा 80 वर्ड्स में आते हो तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, और आंसर तो आपका हमेशा पॉइंट वाइज होना चाहिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबल नहीं है, जहाँ पैराग्राफ रिक्वायर्ड है उसको पैराग्राफ में लिखो, जहाँ पर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है कि कम मार्क्स में ही पूछा है तो डायरेक्टली मेन बॉडी को ही लिखते हैं, तो फिर वहाँ पर मत लिखो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पैटर्न को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने ही करने हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर आपको कैसे आंसर लिखने हैं, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, ये हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? स्टार्ट करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन का क्या कंसेप्ट होता है उसको एक्सप्लेन करना है, बट क्योंकि एक्सप्लेन वर्ड दिया है तो हम इसको पूरे इसके जितने भी सारे टर्म्स कंसेप्ट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? सो आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप सबसे पहले बताओगे कि मोटिवेशन होता क्या है। सो यू विल स्टार्ट कि द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द फैक्टर्स विच मूव बिहेवियर। आप यहाँ पर एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन भी लिख सकते हो कि मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव्स बिहेवियर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, मोटिवेशन moves behavior। ओके, और ये इतना आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमास में एंड जस्ट देन स्टार्ट विथ योर आंसर। क्लियर? क्योंकि ये एक चीज क्या दिखाती है कि हाँ आपको आंसर पता है। बहुत बार होता है ना कुछ ऐसे टैगलाइंस वगैरह को यूज करना, कुछ कोटेशंस वगैरह को यूज करना अपने आंसर में, तो वो आंसर को और इफेक्टिव बनाता है। तो आपने ये फर्स्ट एक लाइन लिखी कि मोटिवेशन मूव्स बिहेवियर एंड देन जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, कि मोटिवेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को मूव करते हैं, यानी हमारे बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्ट हम करते हैं तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, एंड दैट मोटिवेशन मतलब वो जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं इसी मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। अब मोटिवेशन को हमने एक लैटिन वर्ड मूवियर से डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। ये पॉइंट आपने इसमें इंक्लूड किया। फिर आपने बताया कि मोटिव्स क्या होते हैं, तो मोटिव्स को हम यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए अपने बिहेवियर्स को। जैसे कि अगर हम कॉलेज जाते हैं तो हम कॉलेज क्यों जाते हैं, हमारा मोटिव क्या है। अगर हम स्कूल जाते हैं, हम एग्जाम टाइम्स में पढ़ाई करते हैं तो हम क्यों करते हैं, हमारा मोटिव क्या है। तो उस मोटिव को डिफाइन किया जाता है या उस मोटिव को यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बिहेवियर को। एंड मोटिवेशन मूव्स बिहेवियर। क्लियर? ये आपने कुछ पॉइंट्स बताए, मतलब आपको पॉइंट वाइज चलना है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना आंसर कैसे बुलेटेड फॉर्म्स में लिखा गया है, आपको भी सेम ऐसे ही आंसर को लिखना है। ओके, और हाँ आपको हाईलाइट जरूर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाईलाइट्स कैसे किए जाते हैं। ओके, सो आंसर में ही आपको पता चलता जाएगा कहाँ कहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। पहले पर हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओके, सो मोटिव्स हेल्प्स इन मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। मोटिव्स के थ्रू हम हमारे बिहेवियर को या किसी के भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन है तो वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो ये हमको पता चलता है। और इसीलिए मोटिव्स आर दी जनरल स्टेट्स that enables us to make predictions about behavior in many different situations, that is motivation is one of the determinant of behavior। तो motives जो होते हैं वो हमको behavior predict करने में help करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि motivation जो है that is one of the determinant of behavior। instinct, drive, need, goals, incentives, ये सभी broader group of motivation के अंदर आते हैं।
इसमें देखो इतना तो आपका आंसर में ये पॉइंट्स इंक्लूड करने ही करने हैं कि मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या है उसको लेके आप क्लियर रहने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको दिखता है कि वर्ड लिमिट ज्यादा है तो आप इसमें और क्या कर सकते हो। देखो जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आपसे 80 वर्ड लिमिट्स में पूछा जाता है तो आप इसको इतना लिखो, दैट इज सफिशिएंट। अगर ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 200 वर्ड्स में तो आपको बताना है कि मोटिवेशन क्या होती है। इसके बाद आप क्या बताओगे, देखो ध्यान से सुनो, मैं ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो ये क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में आ जाए और आपसे बोला जाए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन और 200 वर्ड्स, तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, आपको ये पॉइंट्स तो इंक्लूड करने ही करने, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब आपको करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें मोटिवेशनल साइकिल को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें मोटिवेशनल साइकिल को बना सकते हो, आप इसमें टाइप्स ऑफ मोटिव्स को लेके एक चार्ट बना सकते हो, टाइप्स ऑफ मोटिव्स को लेके एक चार्ट बना सकते हो एंड देन फाइनली यू कैन कंक्लूड योर आंसर। अब ये आप कैसे करोगे, मतलब देखो ये आपको समझ में आया ना कि क्वेश्चन क्या है और आपको आंसर क्या लिखना है। इसमें हाईलाइट करने के लिए मैं आपको बता रही थी, तो हाईलाइट आपको क्या क्या करना है, देखो ऐसे आपको हाईलाइट करना है अपने आंसर को। क्लियर, एक्सप्लेन आवर बिहेवियर्स, इसके बाद मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर, मूव्स बिहेवियर, मोटिवेशन मूव्स बिहेवियर। तो अब आपको दिख रहा है ये आंसर अलग से कुछ पॉइंट्स बता रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि ये पॉइंट्स हमने अपने आंसर में इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा आप इसमें यहाँ पे ये भी अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, ये हो गया बस सिंपल सा, ठीक है। स्टार्ट किया कि मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या है, मोटिवेशन का ये पूरा कंसेप्ट होता है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, इसमें अलग से इंट्रोडक्शन की या मतलब इंट्रोडक्शन की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कंसेप्ट मोटिवेशन का ही पूछा, तो इंट्रोड्यूस भी मोटिवेशन को ही कर रहे हैं। क्लियर, तो वो जो हमने स्टार्ट किया वही हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, फिर हमने अपने पॉइंट्स को लिखा और फाइनली आप कंक्लूड भी कर सकते हो कि हमारा मोटिवेशन जो होता है वो हमको बहुत सारे काम में हेल्प करता है। आप इसमें देखो एक दो पॉइंट और क्या ऐड कर सकते हो, हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पढ़ा है, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारे बाहर से होती है। ये अब मैं आपसे कह रही थी कि अगर 200 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मोटिवेशनल साइकिल बताना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है मोटिवेशनल साइकिल को, आपको बस ये बताना है कि इस मोटिवेशन दैट मूव्स बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए या मोटिव जो है हमारे अंदर वो कहाँ से आता है, उसके लिए एक मोटिवेशनल साइकिल होती है और जस्ट उस मोटिवेशनल साइकिल को बना दो। कैसे, कैसी होती मोटिवेशनल साइकिल, सो हियर इज द need drives, arousal takes place, and then goal oriented behavior is done, then you achieve your goal, achievement of goal takes place, and finally end of arousal। एंड यहां पर सेंटर में लिख दिया आपने मोटिवेशनल साइकिल, दैट्स इट। क्लियर, पूरा लिख देना मोटिवेशनल साइकिल, बस इसको बना देना है। और टाइप्स ऑफ मोटिव्स की अगर हमने बात करी तो उसमें आप क्या करोगे, आपको जस्ट ऐसे लिखना है कि दो तरह के मोटिव्स होते हैं जो हमारी नीड को ड्राइव करते हैं। तो ऐसे किया आपने टाइप्स ऑफ मोटिव्स, जस्ट राइट हेयर बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मोटिव्स and psychosocial motives, psychosocial motives। एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे पावर अचीवमेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो हंगर थर्स्ट। क्लियर, तो ये क्या करता है कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हो और साथ ही साथ में आप वर्ड लिमिट्स को भी जो है बना के रखते हो, क्योंकि इतने में आपकी 200 वर्ड लिमिट्स नहीं होगी। तो अगर आता है तो आप ये चीज़ें भी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये सब मोटिवेशन का ही कंसेप्ट है।
क्लियर? ये आपको कब करना है? अगर क्वेश्चन 200 मार्क्स में आया है तो, अगर नहीं आया है तो इतना आंसर सफिशिएंट है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? बताओ। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन नंबर 1 और कैसे आंसर लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 2 says, what are the biological basis of hunger and thirst needs? अभी मतलब हमने डिस्कस किया मोटिवेशनल साइकिल के बारे में, उसी में एक बायोलॉजिकल मोटिव होता है और बायोलॉजिकल मोटिव के अंदर हंगर और थर्स्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हंगर और थर्स्ट नीड्स को लेके कौन कौन से बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं, तो आपको दोनों को इक्वली एक्सप्लेन करना है। अब इसमें आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इसमें क्या आएगा? इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि जो मोटिवेशन है, आपको कैसे, देखो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, मैं आपको बोल के बता रही हूं, ठीक है? आप उसको ध्यान से सुनना। मोटिवेशन मूव्स बिहेवियर, देयर आर सर्टेन मोटिव्स दैट हेल्प्स अस in predicting behavior, but motives are of two types, biological and psychosocial. The biological motives includes hunger and thirst needs. ये है आपका इंट्रोडक्शन और उसके बाद आप हंगर को एक्सप्लेन करोगे और आप थर्स्ट को एक्सप्लेन करोगे। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है? नाउ कमिंग टू आवर मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या है? हंगर और थर्स्ट को एक्सप्लेन करना। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, हंगर की हम बात करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ओके, हंगर। हंगर क्या करता है? हमको मोटिवेट करता है कि मतलब हंगर, जब भी हमको भूख लगती है तो किस एक चीज़ की नीड होती है। हंगर नीड की अगर हम बात करें तो जब भी हमको भूख लगती है तो नीड किस एक चीज़ की है? फूड। अब जब हमको फूड नहीं मिलता तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देखो क्या क्या होता है। सो इट मोटिवेट्स पीपल टू ऑब्टेन फूड एंड कंज्यूम फूड। स्टडीज शो कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं इनसाइड और बॉडी के आउटसाइड भी जिससे हमको भूख लगती है। ये तो हमको पता है कि जब भी हमको भूख लगेगी तो हमको फूड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भूख लगती ही क्यों है? तो उसमें आपकी बॉडी के कुछ इनसाइड और आउटसाइड रीजंस होते हैं। तो जैसे नंबर 1 अगर हम इनसाइड की बात करें तो जब भी हमको भूख लगती है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। धीरे धीरे करके बॉडी में प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाता है, फैट्स का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी कम हो जाता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो लिवर जो है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि मेरे पास में सारा खाना खर्चा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मतलब इन शॉर्ट, जोक्स अपार्ट, जो आपका लिवर है वो सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि बॉडी में अब फूड की रिक्वायरमेंट है। ओके, दीज आर दी इंटरनल फैक्टर्स। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम अभी नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको भूख लगी है तो खाने की खुशबू आना या खाने को देखने से ही, या फिर फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई और पर्सन फूड कंज्यूम कर रहा है, फूड अपीयर होना, फूड का टेस्ट आना, ये सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा जो है मतलब हमारे मन के अंदर ऐसे कर देती है कि हमको भूख लग रही है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हमको हंग्री फील करवाते हैं। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। लिवर ब्रेन को बोलता है कि मेरे पास में अब खाना नहीं बचा है, एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लिवर ब्रेन में, मतलब ब्रेन को जब ये इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ओके, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी कि जो है बॉडी में अब फूड नहीं है। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है लेटरल हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। जो लेटरल हाइपोथैलेमस होता है वो एक्सीटेटरी एरिया होता है, मतलब कि हम सभी को जो भूख लगती है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल हाइपोथैलेमस, और जो वेंट्रियोमीडियल हाइपोथैलेमस होता है ये हमारी भूख को यानी हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है।
ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की बॉडी से लेटरल हाइपोथैलेमस को हटा दिया जाता है तो उस पर्सन को कभी भूख ही नहीं लगेगी, और उसको कभी भूख नहीं लगेगी तो वो कभी खाना खाएगा ही नहीं, और वो कभी खाना खाएगा ही नहीं तो एक दिन उसकी बॉडी स्टार्व करते करते उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस को पता नहीं चला और हाइपोथैलेमस में लेटरल जो हाइपोथैलेमस है उसको पता नहीं चला, तो वो कभी हमारे अंदर फूड को लेके ड्राइव करेगा ही नहीं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर हंगर में नोट डाउन करने हैं कि जब भी हंगर नीड होती है तो आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने अगर क्लास के टाइम पर नोट्स बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो अभी भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रही हूँ शॉर्ट में, आप उसको लिख लेना। अगर लिख लिए हैं आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो जिसने मतलब नहीं लिखे वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो क्या प्रोसेस होते हैं हंगर को लेके। तो दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। आप देखो, मैं ये जो फ्लो चार्ट आपको बनवा रही हूँ, आप ये फ्लो चार्ट अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लो चार्ट बना के काम हो जाएगा। तो हंगर है, हंगर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, now in the internal and external factors, number one is stomach contraction, internal में है ना, stomach contraction. number two, low glucose level in blood. number three, low proteins. number four, low fats. इसी को मैं आगे कंटिन्यू करके यहां पर नोट डाउन कर रही हूं। ठीक है, यही आपके इंटरनल फैक्टर्स को। नंबर 5, लिवर, या इसको आप अलग से लिखना लिवर वाले को। ये पॉइंट्स आप याद रखो कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमको हंगर ड्राइव होती है। क्लियर? और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एरोमा ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, सीइंग समवन ईटिंग फूड, ओके, एक्सेट्रा। ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। इसको नोट डाउन करने के बाद आप क्या लिखोगे कि चेंज इन लिवर्स मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड लिवर सेंडिंग इम्पल्स टू ब्रेन, और ब्रेन में भी यहां ब्रैकेट में लिखोगे हाइपोथैलेमस। ओके, एंड देन हाइपोथैलेमस के टू पार्ट्स, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रियो मीडियल हाइपोथैलेमस। फुल फॉर्म आपको लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्लियर? ये हैं आपके आंसर 2 के नोट्स जो आपको नोट करने हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है थर्स्ट। सेकंड में आपको थर्स्ट के बारे में बताना है कि जब भी हमको प्यास लगती है तो क्या सारी चीजें होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्स्ट की। अब देखो, जब भी हमको प्यास लगती है तो नीड किस एक चीज की है कि हम पानी को पिएं, बट अगर हमको पानी नहीं मिलता तो क्या सारी चीजें होती हैं, या हमको प्यास कब लगती है? जब हम बहुत लंबे समय तक पानी नहीं पीते हैं तो हमारा माउथ जो है वो ड्राई होने लग जाता है। धीरे धीरे करके हमारे माउथ के साथ साथ में हमारा थ्रोट भी ड्राई होने लग जाता है। ओके, और जब हमारा माउथ और थ्रोट ड्राई होता है तो हमारी बॉडी के टिश्यूज कुछ टाइम बाद, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो भी पूरे वाटर को सोक कर लेते हैं, मतलब उनसे भी पूरा वाटर जो है वो बॉडी कंज्यूम कर लेती है। इस तरीके से जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इससे हमको प्यास लगती है। अब होता क्या है इस एक टाइम पे
कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि सेल्स में से, जो बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनमें से पूरा वाटर जा चुका है, अब उनमें वाटर नहीं बचा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस होने लगेगा, और ऐसा जब होता रहेगा तो धीरे धीरे करके जो वाटर है वो बॉडी के जो सेल्स का इंटीरियर होता है उसमें से भी चला जाएगा और पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ऐसे में जो हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो नर्व सेल्स, जिसको ऑस्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, उसको कंटेन करता है। ये नर्व इम्पल्सेस को मतलब एक तरीके से जनरेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है, और अगर पानी को नहीं हमने जो है कंज्यूम किया, वाटर नहीं ड्रिंक किया, तो अल्टीमेटली जो है मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हेल्थ से रिलेटेड। तो इस तरीके से इस एक पूरी सिचुएशन को सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। इसमें आपको क्या पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, देखो बस 2-3 चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। सबसे पहले आप बताओगे कि जब भी आप थर्स्टी फील करते हो तो होता क्या है, माउथ एंड थ्रोट बिकम्स ड्राई, वाटर, या फिर हम ये लिखें कि जो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं, बॉडी टिश्यूज ऑल्सो गेट्स ड्राई। क्यों? क्योंकि उनमें जो पानी था वो भी अब जा चुका है। धीरे धीरे करके जो इंटीरियर ऑफ सेल्स हैं उसमें से भी वाटर लॉस हो जाएगा, उसमें से भी वाटर लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन। इसको लेके इंफॉर्मेशन किसको होगी? एंटीरियर हाइपोथैलेमस को। किसको? एंटीरियर हाइपोथैलेमस को। ये जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है इसमें नर्व सेल्स होते हैं जिनको ऑस्मोरिसेप्टर्स कहा जाता है। ये ऑस्मोरिसेप्टर्स हमको बताते हैं कि पूरी बॉडी से, इवन सेल्स में से भी जो वाटर है वो जा चुका है, जिसको बोला जाता है सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। ओके, इस एक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। क्लियर? बस आपको इतने पॉइंट्स थर्स्ट में नोट डाउन करने हैं। ये आपको पूरा हंगर में एक्सप्लेन करना है और ये आपको पूरा थर्स्ट में एक्सप्लेन करना है। पॉइंट वाइज ही लिखना आप, तो आंसर इफेक्टिव रहेगा ऑब्वियसली। और हमेशा हाईलाइट, जैसे थर्स्ट आप पढ़ रहे हो तो सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट को हाईलाइट कर दो। ऑस्मोरिसेप्टर्स आपने लिखा है अपने आंसर में तो ऑस्मोरिसेप्टर्स को हाईलाइट कर दो। हर कुछ हाईलाइट नहीं करना, लाइक वाटर को हाईलाइट मत कर देना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, उसको आपको हाईलाइट करना है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर आंसर 2। इसमें फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे कि ये जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, इफ नॉट फुलफिल्ड दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब इनसे हमारी जान भी जा सकती है। अगर हम बहुत टाइम तक पानी ना पिए, बहुत टाइम तक खाना ना खाएं तो हमारी जान जा सकती है ना? तो इसलिए दीज आर नीडेड फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, ऐसे आप लिखोगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें आपसे साइकोसोशल मोटिव्स के बारे में पूछा है, बट क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छे से सुनो ध्यान से। हाउ डू द नीड्स फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। आपको ये बताना है कि अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, ये तीनों कैसे जो एडोलेसेंट्स होते हैं, यानी कि अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं जो 20 to 19 ईयर्स ऑफ एज के सारे स्टूडेंट्स या जितने भी बच्चे होते हैं, इनके बिहेवियर को ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। आपको इसको एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। अब ये आपने अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर कहाँ पर पढ़ा हुआ था? सो ये आपने पढ़ा था साइकोसोशल के अंदर, जब हमने साइकोसोशल मोटिव्स के बारे में डिस्कस किया था
तब हमने इनकी बात करी थी कि अचीवमेंट करना, एफिलिएशन होना, ये सारी चीज़ें भी एक इंडिविजुअल की नीड्स होती हैं, ओके, और ये उसको मोटिवेट करती हैं वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये सब कैसे एडोलेसेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लेकर आती हैं, और आपको एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है आपसे, मतलब बाकी भी अच्छे थे, बट ये थोड़ा ऐसा अच्छा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें ज़्यादा। ओके, तो कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगेन क्या लिखोगे आप इंट्रोडक्शन के अंदर कि अचीवमेंट, सुनना ध्यान से, ओके, द नीड्स फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर are the psychosocial motives of an individual which drives arousal in him. ओके, मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक इंडिविजुअल के साइकोसोशल मोटिव्स होते हैं जिसके थ्रू उसके अंदर अराउजल आता है, ओके, एक्ट करने के लिए। Now these influence the behavior of adolescents in the following ways, और फिर एक एक करके आप पॉइंट वाइज बताओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नीड फॉर अचीवमेंट की, कि जब अचीवमेंट की नीड होती है तो वो कैसे एडोलेसेंट्स को वो करती है इन्फ्लुएंस। सो अभी आप सभी एडोलेसेंट एज में हो, ओके, तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो इससे किस तरह के चेंजेस आएंगे आपके बिहेवियर में, कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, है ना, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप चाहते हो कि 11th में आपके सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रहें, और साथ ही साथ में आप बहुत ये भी सोचते हो कि हम आफ्टर 12th हम किस तरह से अपने करियर को ग्रो करेंगे, मतलब अपने करियर में जो है आगे बढ़ेंगे, क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्जामिनेशंस वगैरह में, इवन बोर्ड एग्जाम्स में, आप ही की एज के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ओके। कहीं उन्हीं की एज के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइक पार्टीज कर रहे होते हैं, बट ये जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब वो लोग क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है एक तरीके से हम मान लें, सो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर लाइफ, है ना, आप सभी करते हो, तो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करना है। कैसे? देखो, अचीवमेंट मोटिवेशन रिफर्स टू द डिजायर ऑफ अ पर्सन टू मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि यू आर द बेस्ट पर्सन काइंड ऑफ, आपको सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आपके अंदर अचीवमेंट मोटिव या अचीवमेंट को लेके ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो जाती है, अराउज हो जाती है। द सोर्सेज फ्रॉम विच children learn achievement motivation include parents, other role models and socio-cultural influences. जनरली ये अचीवमेंट को लेके ड्राइव हमारे अंदर किसे देख के आती है, तो बहुत बार हमारे पेरेंट्स को देख के, लाइक मान लो हमारे पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल हैं तो हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे उनने हार्डवर्क किया वैसे हमें भी करना पड़ेगा। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको भी आपको नोट करना है, ओके। देन किसी को आप अपना रोल मॉडल मानते हो, या आपको अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से कोई ऐसा पर्सन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है और आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। क्लियर? पर्सन्स high in achievement motivation tend to prefer tasks that are moderately difficult and challenging. जो भी achievement motive रखते हैं वो ऐसे कुछ काम करते हैं जो हर एक पर्सन नहीं कर सकता, लाइक नॉर्मल पर्सन के लिए वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग होती हैं, और अक्सर जो अचीवमेंट मोटिव रखते हैं वो उन काम को करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एडोलेंट्स होते हैं वो घंटों पढ़ाई करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या उन्हें कोई इंजीनियरिंग का या कोई मेडिकल या कोई अदर यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए अभी से हार्डवर्क करते हैं ताकि बाद में उनको उस चीज़ में सक्सेस मिल जाए। तो ये आप इसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो अचीवमेंट के अंदर, कि अचीवमेंट क्या होता है और अचीवमेंट मोटिव कैसे आता है। तो पेरेंट्स, रोल मॉडल्स, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नीड फॉर एफिलिएशन। अब एफिलिएशन का क्या मतलब होता है कि जब भी देखो हम सब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना, हम सब आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम सबको लाइफ में कोई ना कोई चाहिए, हमारा फ्रेंड, हमारा कंपेनियन जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे सुख में भी और हमारे दुख में भी। तो हम सभी जो है एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके मोटिव्स रखते हैं अपने अंदर कि हम सभी एफिलिएशन में रहें, और
ये नीड फॉर एफिलिएशन कब अराउज होती है, जब इंडिविजुअल्स को ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का डर है या कोई दुख भी है या खुशी भी है तो किसके साथ में उसको शेयर किया जाए, तब हमको लगता है कि शायद हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए था। ओके, और जो लोग इस एफिलिएशन की नीड में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों की कंपनी में रहें और वो बहुत जल्दी लोगों के साथ में घुल मिल भी जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी की एज में आप ही के ना जाने कितने सारे फ्रेंड्स होंगे, कितने सारे बने होंगे भी पहले के और एट प्रेजेंट भी होंगे, और जिनके साथ आप चाहते होंगे कि ये मेरे लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स रहें, या फिर आज आप ही कम से कम कुछ नहीं तो 5-10 साल पुराने दोस्तों के साथ में आज भी आप साथ में होंगे, है ना। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है एफिलिएशन का। अगर कोई ऐसा ऑब्जर्व करता है एडल्ट होने के बाद में कि उसके ज़्यादातर फ्रेंड्स एडोलेसेंट एज से ही हैं, इवन मैनी लव रिलेशनशिप्स इमर्ज ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज, तो हमारे ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप्स होती हैं या ज़्यादातर जो लव रिलेशनशिप्स होती हैं वो इसी एक एज से स्टार्ट हो जाती हैं। तो एफिलिएशन जो है वो इस तरीके से एडोलेसेंट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको लिखना है। देखो आपको ना सारा कुछ पका पकाया मिल रहा है, आपको जस्ट यहाँ पर पॉइंट्स अच्छे से देखने हैं और उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। क्लियर कि कौन कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो डायरेक्ट भी आप इसको अपने नोट्स में जो है लिख सकते हो, आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, बस आपको तरीका समझना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं आपको इतने टाइम से पैटर्न वगैरह बता रही हूँ तो वो सिर्फ आपको 11th साइकोलॉजी में इन क्वेश्चंस को आंसर करने में ही यूज़ नहीं करना है, वो आप कभी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, ये टेक्निक बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाओगे इस एक चीज़ के थ्रू। क्लियर, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। क्लियर, नाउ देयर इज नीड फॉर पावर। अब देखो पावर क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी जहां पर हम किसी दूसरे के बिहेवियर को या उसके इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, दैट इज पावर। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास में पावर हो, बट अगर हम बात करें एडोलेसेंट्स की तो जैसे पढ़ते पढ़ते अपनी क्लास का मॉनिटर बन जाना, क्लास का लीडर बन जाना, अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाना, अपने हाउस का लीडर बन जाना, कॉलेज के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, स्कूल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, स्कूल प्रेसिडेंट बनना, ओके, या जो है मतलब बेस्ट पर्सन बनना, इस तरीके से ये चीज़ें शो करती हैं कि एडोलेसेंट्स भी पावर गेन करना चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो सारे मोटिव्स होते हैं ये एडोलेसेंट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी लाइन के साथ आपको भी कंक्लूड करना है अपने आंसर को। इज इट क्लियर टू यू? बताओ मुझे, कोई डाउट है यहाँ तक? दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। आपको बस यही बताना था कि एफिलिएशन, अचीवमेंट और पावर, ये तीनों कैसे एडोलेसेंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत इजीली इनको इंक्लूड कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स? मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का कंसेप्ट दिया था। ओके, तो आपको बताना है कि उसका बेसिक आइडिया क्या था, और अगेन आपको इसमें क्या इंक्लूड करने हैं, एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अब्राहम एच मैस्लो gave the most popular theory of human motivation और most popular view on human motivation। इसमें आपको जो मैस्लो ने एक पूरा पिरामिड बना के दिया था ना, वैसा ही पिरामिड आपको भी बनाना है। मतलब हम बोलते हैं ना कि मैस्लो की जो थ्योरी है वो एक तरह से पिरामिड की तरह है। ओके, तो आपको भी उसी पिरामिड को यहाँ पे बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो आपने लिखा कि अब्राहम एच मैस्लो जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट व्यूज दिए थे ह्यूमन मोटिवेशन को लेके। ओके, और फिर आपको ये पिरामिड बनाना है, फिर इसी पिरामिड को आप एक्सप्लेन करोगे। तो इसमें सबसे पहले कौन सी चीजें आती हैं? तो आपके जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी बोलते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये बेटर है ना?
आप लोग भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाना जब भी बनाओ, है ना। ऐसा नहीं कि बस रफली बना दिया और चल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना, ओके। सो ये सबसे टॉप पे आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन सेल्फ एस्टीम, ओके। आपके जो है सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये सारे आपके इसके अंदर आएंगे। वेट, मैंने थोड़े ज़्यादा ही पास पास बना दिया है ना, थोड़ा सा दूर बनाते हैं। सेम ऐसे ही आपको भी बनाना है तो आप लोग नोट इसको कर लीजिए। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से बना लो, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम टाइम में। क्लियर? तो अब हम थ्योरी को देखेंगे और एक एक करके इसमें सारी चीज़ों, सारे पॉइंट्स को फिल आउट करेंगे। सो मैस्लो बताते हैं ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में। बेसिक आइडिया क्या था, वो ये बोलते हैं कि हमारी जो नीड्स होती है ना, उनका देखो थ्योरी क्या है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो वो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं उसमें एक हायरार्की होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साथ में खाना भी चाहिए, आपको एक ही साथ में पावर भी चाहिए, आपको एक ही साथ में सेफ्टी भी चाहिए। हर एक चीज एक पॉइंट के बाद में आती है, ठीक है, एक हायरार्की है। उसी तरीके से ये सारी चीजें चलेंगी। तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पूरा अरेंज वगैरह करते हैं और सारी मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं और फिर क्या क्या नीड्स होती हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ जो वो बोलते हैं, मतलब उनकी जो थ्योरी है उसमें मोटिवेशन की बात की जाती है, ह्यूमन मोटिवेशन की। और ये बहुत पॉपुलर थ्योरी रही क्योंकि इसको थ्योरेटिकली और अप्लाइड वैल्यू जो है इस थ्योरी के अंदर रहती हैं। इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है ना। यही है ना मैस्लो की जो थ्योरी है कि ह्यूमन की अपनी नीड्स होती हैं और उन नीड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन के अंदर मोटिवेशंस आती हैं। उन मोटिवेशंस के थ्रू हम ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर जो ह्यूमन मतलब क्योंकि इनकी ये जो थ्योरी थी ये बहुत ही पॉपुलर रही और उसका कारण ये था कि थ्योरी में भी और प्रैक्टिकली भी ये चीज़ बहुत ही ट्रू लग रही थी, तो इसीलिए इनकी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और दूसरी चीज़, इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर? अब वो ये बोलते हैं उनके मॉडल के अंदर कि सबसे पहले जो आती है वो है आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स, जो कि फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। हर एक इंडिविजुअल को सबसे पहले क्या एक चीज़ चाहिए, खाना, पानी और एक अच्छे से जो है उसको रहने के लिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उसको ये चीज़ें ना, रोटी कपड़ा मकान जैसे बोला जाता है कि सबसे पहले आपको अपनी बेसिक नीड्स चाहिए। और उन बेसिक नीड्स में वो बात करते हैं, मैस्लो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स की, जिसमें वो हंगर और थर्स्ट की बात करते हैं। और वो बोलते हैं कि जब आपकी ये फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स को आप मीट आउट कर लेते हो, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, तब क्या एक चीज होती है, आप सेफ्टी नीड्स की तरफ आगे बढ़ते हो। यही बोलते हैं ना मैस्लो कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको खाने को हो आपके पास में, पानी हो आपके पास में, तो आप सरवाइव कर सकते हो। जब आप सरवाइव करोगे तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सेफली सरवाइव कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई डर है कि आपको कोई मार देगा आके, या आपको जो कोई मतलब जानवर आके खा जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपकी सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास में फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं, तब हम सेफ्टी नीड्स की तरफ स्विच करते हैं। आफ्टर आवर सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी का एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि जैसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल मेनली फोकस ऑन गेटिंग 3 meals a day and drinking water. It is only after the fulfillment of these needs they look for some shelter or home to keep themselves safe. तो कोई बहुत गरीब से गरीब इंसान भी होगा तो वो सबसे पहले क्या एक चीज़ चाहता है कि उसको खाने को मिल जाए अच्छे से टाइम पे और पानी मिल जाए। जब उसको खाने पीने को मिल जाएगा तब वो सोचेगा कि अब मैं कहीं पर रहना स्टार्ट करता हूँ, एक घर हो मेरा जहाँ पर कोई और मुझे यहाँ पर मेरी इस लिबर्टी में आके इंटरप्ट ना करे। तो मेरी सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में आती है कि अब क्योंकि मेरे पास में खाने को भी है, मेरे पास में घर भी है, लेकिन वही होता है ना कि हम सभी जो है एक तरीके का एफिलिएशन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई हो जिसके साथ में हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, जिसके साथ में हम अपना सुख दुख बांट सकें, जिसके साथ में हम जो है एक तरीके से कंपेनियन हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। देन comes the need to seek out other people to love and to be loved. After these needs are fulfilled, the individual strives for esteem, that is the need to develop a sense of self-worth. तो इसके बाद में हम क्या चाहते हैं? इसके बाद में हम चाहते हैं love. Love, compassion, एफिलिएशन, ऐसा बोला जा सकता है कि अब हमको चाहिए कि हम लाइफ में किसी के साथ में रहें, है ना, कोई हमारे साथ में हो। एंड देन कम्स सेल्फ एस्टीम, यानी कि जब आपके पास में, जैसे आप ही अपना एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास में खाने को भी है, आपके पास में पीने को भी पानी है, आपके पास में रहने को घर भी है। अब आप क्या ही चाहोगे कि कोई हो भी तो साथ में जिसके साथ में ये चीज़ें शेयर कर पाऊँ। तो चलो अब आपकी कोई फैमिली भी बन गई। अब फैमिली बनने के बाद में फैमिली को चलाने के लिए या सोसाइटी में एक अपनी इमेज भी तो होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर हम सेल्फ एस्टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमारी लाइफ में जो है मतलब एक रिस्पेक्ट हमारी रहे। एंड देन वी मूव्स टूवर्ड्स the final, that is self actualization. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये कि फिर आप एक ऐसे सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर आप हर एक चीज को बहुत मतलब आप जो है अपने ऊपर फोकस करते हो, आप अपनी हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो। इसको एक बार क्रॉस चेक करना बुक में, और ऐसे पूरा जो है आप अपनी वो मतलब ये एक पिरामिड अपने आंसर में इंक्लूड जरूर करना। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये वाला पिरामिड आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि the next higher need in the hierarchy shows individuals motive towards the fullest and individuals towards the fullest development of potential, that is self actualization, है ना। तो नेक्स्ट हायर क्या हो गया हमारा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर इंडिविजुअल का मोटिव है कि वो अपना डेवलपमेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि एक पुअर पर्सन है, उसको खाना मिल गया, उसको घर भी मिल गया, उसने अपने फ्रेंड्स भी बना लिए सोसाइटी के अंदर, और अब जो है उसको एक तरीके की पावर वगैरह भी मिल गई सोसाइटी के अंदर कि जैसे मतलब किसी को खाना मिल गया, पानी मिल गया, उसने अपनी एक रेपुटेशन भी बना ली सोसाइटी में, उसको एक जगह भी मिल गई। अब उसको क्या चाहिए कि खुद के ऊपर फोकस किया जाए, खुद का डेवलपमेंट किया जाए। तो जैसे इलेक्शंस वगैरह को कंटेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फाइट करना, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आप क्या करते हो कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हो। जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं, जैसे कि ये एक पर्सन को उसकी लाइफ का एक अच्छा खासा पार्ट इन्हें ही फुलफिल करने में लग जाता है कि कैसे वो अपनी बेसिक नीड्स, अपनी सेफ्टी नीड्स, अपने सोसाइटी में सोशो कल्चरल रिलेशनशिप्स, हम इसको मान लेते हैं कि सोशो कल्चरल रिलेशनशिप्स को कैसे फॉर्म करके रखे, या सोशल नीड्स हम इसको लिख लेते हैं, है ना, कि इन्हीं को कैसे फुलफिल कर पाए। सेल्फ एस्टीम तक ही बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो थ्योरी है मैस्लो की, वो ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल है, हर एक पर्सन वहां तक नहीं पहुंच पाता, है ना। सो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा हायरार्की ऑफ नीड्स बताया है। क्लियर कि सबसे पहले कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, कैसे। आपको आंसर में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन कि मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी ह्यूमन मोटिवेशन को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी है, अप्लाइड भी है, इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। फिर आपने ये पिरामिड बनाया पूरा इसको अच्छे से, और फिर आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने आंसर में पिरामिड नहीं बनाया, मान लो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने पिरामिड नहीं बताया, पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इवन आपको 3.5 भी मिल सकते हैं, बट अगर आपने थ्योरी बनाई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 5.5 मार्क्स मिल जाएं। देखो मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये आप लोग को आई होप सो पता होगा, है ना, कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कैसे अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं कि अगर नंबर कट भी रहा है तो 0.5 ही कटे, उससे ज़्यादा ना कटे। क्लियर। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक?
ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो इमोशंस के स्टार्ट हो जाएंगे। 4 क्वेश्चंस हमने मोटिवेशन के डील करे, अब हमको थोड़ा इमोशनल एक्सपीरियंस वाले, मतलब इमोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज, डज फिजियोलॉजिकल अराउजल प्रीसीड और फॉलो एन इमोशनल एक्सपीरियंस, एक्सप्लेन। प्रीसीड करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो पहले हो रही है, फॉलो करना जो उसके बाद में हो रही है। तो आपको ये बताना है कि जब भी आप किसी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो तो उसको एक्सपीरियंस करने के पहले या बाद में क्या किसी तरीके का फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, यानी कि क्या हमारे फिजियोलॉजिकली, हमारे बायोलॉजिकली किसी तरह के कोई चेंजेस होते हैं, क्या उसमें कुछ एक्ट को लेकर अराउजल होता है, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जेम्स लेंज थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, हमने कैनन-बार्ड थ्योरी पढ़ी हुई है, बस आपको उसी को तो एक्सप्लेन करना है। जेम्स लेंज थ्योरी और कैनन-बार्ड थ्योरी यहाँ पर एक तरीके के प्रूफ्स रहेंगे, क्लियर। सो दैट इज ऑल, आपको यही आंसर में इंक्लूड करना है, पर कैसे लिखोगे ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये लिखना है कि यस, क्वेश्चन क्या पूछा है, डज, क्या ऐसा होता है, तो आप लिखोगे यस। आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल यस के साथ में कि यस, in an emotional experience there is a physiological arousal that precedes or follows, clear. This can be proved by the two theories or the two different theories, namely James Lange theory and Cannon-Bard theory. फिर आप जेम्स लेंज थ्योरी को बताओगे, उसका डायग्राम बनाओगे, फिर आप कैनन-बार्ड थ्योरी को बताओगे, उसका डायग्राम बनाओगे, और फिर आप कंक्लूड कर दोगे। क्लियर, समझ में आया। पॉइंट्स देख लें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले जेम्स लेंज थ्योरी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले if we talk about James Lange theory, जेम्स लेंज और लेंग थ्योरी ऑफ इमोशन, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जब भी आपको स्टिमुलस देखोगे, आपको कैसा डायग्राम बनाना है मैं आपको वो बता दे रही हूँ। जब भी कोई स्टिमुलस होगा आसपास में तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपको देखने को मिलेगी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जैसे आपके हार्ट रेट में चेंजेस होंगे, हार्ट बीट रेट में, इसको HBR लिख लो, हार्ट बीट रेट, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल लिखना है ना। ब्रीथिंग रेट, पर्स्पिरेशन यानी पसीने छूटना, ओके, और जो आपके लिम्स हैं यानी आपके हाथ पैर जो हैं वो कांपने लगेंगे, तो ये सारे आपके जो है चेंजेस होने लगेंगे, ओके। अब जैसे ही ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और आप इनको परसीव करते हो, है ना, आपको समझ में आ जाता है कि आपके अंदर ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वैसे ही आप किसी भी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस कर पाते हो, किसी भी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस कर पाते हो। ये कौन बोलता है, ये जेम्स लेंज थ्योरी बोलती है। जेम्स और लेंज दो अलग अलग लोग थे जिनने मिलकर ये थ्योरी बनाई थी, लेकिन इसके इतने क्रिटिसिज्म हुए कि बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार रीड कर लें क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहली थ्योरी या सबसे पहली फिजियोलॉजिकल थ्योरी जो इमोशन को बताती थी वो जेम्स ने दी थी, जिसको लेंज ने सपोर्ट किया था, इसलिए इसको जेम्स लेंज थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल स्टिमुली है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को क्या करेगी, इवोक करेगी। मतलब कोई भी चीज़ आप देखोगे तो उससे आपके फिजियोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ये सभी, और इन सारी चीज़ों के थ्रू मसल मूवमेंट भी होगा। तो जेम्स लेंज क्या सजेस्ट करते थे कि जैसे ही हम परसीव करेंगे कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो कि ब्रीथिंग रेट बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है किसी भी कारण से, तब हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे अंदर इमोशंस का अराउजल हो रहा है। तो इसमें सबसे मेन इम्प्लीकेशन क्या है कि कोई भी स्टिमुलस है और जब वो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को प्रवोक करता है, जिसे हम परसीव कर लेते हैं, तो इमोशन एक्सपीरियंस हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इसमें क्या एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख दो कि व्हेनेवर
यू फियर फ्रॉम समथिंग और वेन एवर देयर इज अ फोबिया ऑफ समथिंग, तो आपको जैसे मान लो आपको वाटर फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, तो आप जैसे ही वाटर को देखोगे तो मे बी आपकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, एकदम से डर लगने लग जाए, हाथ पैर कांपने लगे, पसीना छूटने लग जाए। तो जैसे ही ये आपको फील हुआ तो आपने देखा कि हाँ मुझे जो है मतलब मेरे अंदर ये बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो फियर इमोशन आपको एक्सपीरियंस होता है। क्लियर? तो ऐसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल इंक्लूड करना है। आप देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक्सप्लेन, तो वो एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर इंक्लूड करो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी भी अगेन दो लोगों ने बताई, कैनन ने और बार्ड ने। तो इस एंटायर प्रोसेस में थैलेमस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ डायग्राम नहीं बना है, सॉरी फ्लो चार्ट नहीं बनी है, बट आपको फ्लो चार्ट बनाना है। आप देख रहे हो ना मैंने यहाँ पर बनाई है, आपको भी बनाना है। क्लियर? मैंने ऐसी थोड़ी ना बनाई आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन तो मैंने आपको पहले ही कर दिया, लेकिन आंसर में आपको इसको इंक्लूड करना है। एंड दी नेक्स्ट वन इज कैनन बार्ड थ्योरी। तो कैनन बार्ड थ्योरी को भी लिखना है कैसे? कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि जब भी हम कोई स्टिमुलस देखते हैं या जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे थैलेमस में जाती है, और ये थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को इक्वली दो जगह सेंड करता है। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर या स्केलेटन मसल्स में, और दूसरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। क्लियर? और फिर आपका ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके जो है किसी भी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब देखो कैसे होता है, ये तो आपको फ्लो चार्ट बनानी है और मतलब सॉरी डायग्राम बनाना है, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? आपको ये डायग्राम बनाना है कैनन बार्ड थ्योरी के अंदर। फिर से बोलूं, आपको ये डायग्राम बनाना है कैनन बार्ड थ्योरी के अंदर, और जो मैंने आपको अभी दिखाया आपको वो बनाना है जेम्स लेंज थ्योरी के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब देखो कैनन बार्ड में हम ये बताएंगे कि कैनन और बार्ड दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी जब जेम्स लेंज के बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए। तो इसमें थैलेमस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेमस यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी, और स्केलेटन मसल्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, मतलब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जाती है तो बॉडी में चेंजेस होते हैं। ओके, जैसे मान लो कि आप फियर इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो या किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, तो पहले आपकी बॉडी में सारे चेंजेस होंगे, लाइक पसीना छूटने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद में आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो आइडेंटिफाई करेगा कि बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो जैसे उसने देखा कि कोई उसने मान लो उसने देखा कि कोई भूत देख लिया इसको, इसलिए बॉडी को डर लग रहा है, तो फिर हमको फियर वाला इमोशन जो है एक्सपीरियंस होगा। मतलब भूत प्रेत वाली बातें नहीं है, बट होता है ना जनरली कि भूत की बात सुन के हमको डर लगने लग गया। क्लियर? तो वो फिर हम जो है इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो डिटरमाइन करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि किस तरीके का जो है पूरा स्टिमुलस है, और फिर उसके बाद में हमको किसी भी तरह का इमोशन एक्सपीरियंस होता है। इमोशंस हमेशा सब्जेक्टिव ही होंगे। और फिर इसके बाद में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को रेडी करता है एक्शन लेने के लिए। अब एक्शन में आप चाहो तो उस सिचुएशन को इग्नोर भी कर सकते हो, या आप चाहो तो उस सिचुएशन से फाइट भी कर सकते हो। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल बताया है। क्लियर? तो अब आप लास्ट में कंक्लूड करोगे, और कंक्लूजन में आप क्या बताओगे कि ये दोनों ही थ्योरी सपोर्ट करती हैं इस आर्ग्यूमेंट को कि फिजियोलॉजिकल अराउजल प्रिसीड और फॉलोज एन इमोशनल एक्सपीरियंस। यही कंक्लूजन, यही फर्स्ट लाइन। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके का है। एक्सप्लेन जेम्स लेंज करनी है, डायग्राम बनाना है, कैनन बार्ड करनी है, डायग्राम बनाना है। कोई डाउट तो नहीं? कोई कुछ समस्या तो नहीं है इसमें? ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आई होप सो 5 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आंसर आपको कैसे लिखना है समझ में आ रहा है। हाइलाइट्स करने के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको हाईलाइट करने हैं। यहाँ पर आपको हाईलाइट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको आंसर में हाईलाइट्स करने हैं। मैं करती रहती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो वो आपको ध्यान रखना है।
दूसरी बात, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करोगे, एग्जाम्पल्स आर मस्ट, डायग्राम्स आर मस्ट, पॉइंट वाइज लिखना है, और क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको पता चल रहा है, आपके सामने सब परसा हुआ है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। इज इट ऑल गुड? ठीक है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 says, is it important to consciously interpret and label emotions in order to explain them? Discuss giving suitable examples. क्या ये ज़रूरी होता है कि हम कॉन्शियसली किसी भी तरह के इमोशन को इंटरप्रेट करें और उसको लेबल करें, और ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ? अगर ऐसा होता है तो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या ये ज़रूरी होता है कि हम हमेशा इमोशंस को कॉन्शियसली इंटरप्रेट करें, उसके मीनिंग को समझें, उसको एक लेबल प्रोवाइड करें कि हमको इस तरह का इमोशन फील हुआ है, ये एक्सपीरियंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्या ये चीज़ ज़रूरी है? और अगर है तो इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। तो आप बताओगे, स्टार्ट करोगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको ऐसा लगता है कि it is important to consciously interpret and label emotions in order to explain them, and this can be understood with the Stanley Schachter and Jerome Singer's two-factor theory. इतना आपका इंट्रोडक्शन होगा। ओके, फिर आप क्या करोगे, आप इनके नेम्स को हाईलाइट करेंगे, स्टैनली स्कैक्टर, जेरोम सिंगर एंड द टू-फैक्टर थ्योरी। क्लियर? ये थ्योरी दी गई। इस थ्योरी में दो फैक्टर्स की बात की गई और उसमें ये बताया गया कि ये दोनों ही कंपोनेंट्स, एक आपका फिजिकल अराउजल और दूसरा आपका कॉग्निटिव लेबल, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके थ्रू हम इमोशंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं इजीली, या इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एज पर देयर व्यू, आवर एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन ग्रोज फ्रॉम आवर अवेयरनेस ऑफ आवर प्रेजेंट अराउजल। मतलब जैसे मान लो कोई भी स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के थ्रू आपके किसी तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा है। मान लेते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और आपके ब्लड का फ्लो जो है बॉडी में, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हो गया है तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है, और मान लेते हैं ब्रीथिंग रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ये फिजिकल अराउजल हो रहा है आपकी बॉडी में, तो इस फिजिकल अराउजल को इंटरप्रेट करना, इसको आइडेंटिफाई करना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तब आप इमोशन को समझ पाओगे और तभी आप उस इमोशन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। क्योंकि जब भी हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो ये हमें हमारे प्रेजेंट अराउजल से इंट्रोड्यूस करवाता है या अवेयर करवाता है। इसके थ्रू हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट को ऐसा भी लगता है कि इमोशंस फिजियोलॉजिकली सिमिलर ही होते हैं, हम सबके अंदर सेम फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो हम सभी की हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, तो ये हम सब के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज सेम होता है इमोशंस को लेके। बट जो कॉग्निटिव है, जो कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्शियसली इंटरप्रिटेशन है, वो डिफरेंट है। ओके, और उसके लिए हमको फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, तो इसलिए दोनों ही चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर फिजियोलॉजिकली अराउज्ड एंड लुक टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, and in their view an emotional experience requires a conscious interpretation of the arousal. हम सभी फिजियोलॉजिकली अराउज्ड होते हैं और हम सभी एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते हैं। मतलब कि हम जो भी आसपास हमारे होता है स्टिमुलस, हम हमेशा उसको समझने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन जो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमेशा हमको उसको कॉन्शियसली इंटरप्रेट करना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में आप ऑलरेडी थके हुए हैं, आपको कोई टीज करने लग जाए, चिढ़ाने लग जाए, तो आपको और ज़्यादा जो है आप प्रवोक हो जाओगे, क्योंकि एक तो आप थके हुए हो और दूसरी चीज़ आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आए हो, तो एक आपके अंदर जोश अलग से है ही, है ना। तो ये एक चीज़ होती है
कि अगर आपके अंदर कोई इमोशनल अराउजल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, और फिजिकल भी हुआ है तो उसका क्या कारण है। जब हम इन दोनों फैक्टर्स को समझ पाते हैं तभी हम अपने इमोशंस को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, अच्छे से इमोशंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके लिए, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए स्कैक्टर और सिंगर एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को एपिनेफ्राइन ड्रग है एक तरीके का, वो इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे अराउजल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और फिर जिन लोगों के अंदर ये ड्रग हमने इंजेक्ट किया था उनको हमने जस्ट नॉर्मली देखा कि वो दूसरों के बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं यूफोरिक या एंग्री मैनर में। तो ये एक चीज़ हमने देखी गई कि यूफोरिक या एंग्री मैनर में उनका जो सब्जेक्ट्स का अराउजल है वो उसमें कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन हमको देखने को मिलती है कि कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन सभी के अंदर अलग अलग तरीके से रहता है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना भी करें तो जो मेन चीज़ आपको इस आंसर के अंदर इंक्लूड करनी है वो ये है कि स्कैक्टर और सिंगर 2 फैक्टर थ्योरी देते हैं, एक फिजियोलॉजिकल अराउजल को लेके और दूसरी कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन को लेके, और इन दोनों के थ्रू फिर हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमको हमेशा इस थ्योरी में ये पॉइंट ऐड करने हैं कि कौन कौन से 2 फैक्टर हैं, उनको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, और जब इन दोनों को समझ पाएंगे तभी कोई इमोशन को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अदरवाइज हमको कोई इमोशन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या इम्पॉर्टेंट है कि किसी इमोशन को अगर समझना है तो उसको इंटरप्रेट करना होगा, उसको लेबल करना होगा, सो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एक्सप्लेन आपने कर दिया थ्योरी के थ्रू। आपको थ्योरी का जो डायग्राम है वो भी यहाँ पर बनाना है। थ्योरी का डायग्राम कैसा है, सबसे पहले है स्टिमुलस, ओके, फिर इसके बाद में 2 चीजें होंगी क्योंकि 2 फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक फिजिकल अराउजल होगा, ओके, और दूसरा कॉग्निटिव लेबलिंग, कॉग्निटिव लेबलिंग, और इन दोनों के थ्रू क्या एक चीज होगी, इमोशन एक्सपीरियंस, इमोशन एक्सपीरियंस्ड। क्लियर। तो ये डायग्राम भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे कि थ्योरीज डायरेक्ट आ सकती हैं, थ्योरीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको थ्योरीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए थ्योरीज के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी आप थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमेशा उसके डायग्राम को बनाइए, नहीं भी पूछा है तो भी बनाइए। क्लियर। तो आपको हमेशा जब भी थ्योरीज वगैरह को एक्सप्लेन करते हो तो डायग्राम्स उसके बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि आपको थ्योरी पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इसको अच्छे से जो है मतलब प्रेजेंट कर देते हो ना, तो ग्राफ मतलब एक तरीके से फ्लो चार्ट्स के थ्रू, तो वो ईजी टू रीड हो जाता है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. How does culture influence the expression of emotion? जो कल्चर होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या उसमें कल्चर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जो ज़्यादातर बेसिक इमोशंस होते हैं वो तो इनबॉर्न ही होते हैं और उन्हें लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल देयर आर सम इमोशंस दैट आर taught or learned by the culture. क्लियर। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कल्चर जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर, ओके। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इमोशंस को लेके स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशंस को लेके ये बोलते हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल टाइज होता है। मतलब इन शॉर्ट, वैसे तो जो हमारे इमोशंस होते हैं हम जब भी उनको एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत सारे तो इनबॉर्न होते हैं, जैसे हैप्पीनेस हमको सीखनी नहीं पड़ती, हम
उसको बचपन से ही जानते हैं कि आपको कैसे स्माइल करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल टाई होता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई छोटा बच्चा है जो कि ब्लाइंड है, जिसने कभी किसी को स्माइल करते देखा भी नहीं, बट स्टिल वो स्माइल करना जानता है, तो ये ऐसी चीज़ है जिसको लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर इनबॉर्न है। बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, हमारे बहुत सारे इमोशंस कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोला वो आप यहाँ पर नोट करेंगे। Then you will write it down कि on comparing different cultures we see that learning plays an important role in emotions। जब हम different cultures को compare करते हैं तो हम देखते हैं कि cultural learning बहुत ज़्यादा important है। cultural learning दो तरीके से करवाई जाती है। पहला, cultural learning influences the expression of emotions more than what is experienced. Like for example, some cultures encourage free emotional expression, whereas other cultures teach people through modeling and reinforcement to reveal little of their emotions in public। इसका मतलब ये है कि कल्चरल लर्निंग जब भी करवाई जाती है तो बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होते हैं जो ये सिखाते हैं कि आप फ्रीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। वहीं जो कुछ और कल्चर्स होते हैं वो क्या सिखाते हैं कि मतलब मॉडलिंग और रीइंफोर्समेंट के थ्रू कि आपको पब्लिक में बहुत कम इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है, कौन से इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि कल्चर जब मतलब कल्चर कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिक इमोशंस होते हैं। इसमें देखो एक और चीज आप नोट कर सकते हो, आपको याद है इजार्ड एंड प्लटचिक, इन दोनों ने ही बेसिक इमोशंस को लेके बताया था। इनने बताया था कि कितने 6 या 8 होते हैं और इनने फिर 10 बताया था, ऐसे करके दोनों ने, मतलब शायद रिवर्स बोल दिया मैंने, ओके। तो वो भी आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो कि बेसिक इमोशंस वगैरह भी होते हैं और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जो पॉइंट्स हमको लिखना है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, और जैसे ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह के नाम वगैरह लिख दो तो और भी अच्छा रहता है ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और सेकंड आपको बताना है कि कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस में किस एक चीज़ के ऊपर, मतलब ज़्यादा फोकस किस एक चीज़ के ऊपर है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन पे, रादर देन मोर देन व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड। तो उसमें लर्निंग करवाई जाती है। और कौन कौन सी मेथड यूज़ की जा रही है, तो मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट। तो इसको अंडरलाइन कर दो, क्लियर, कि ये दो मेथड जो हैं यूज होती हैं। इसके बाद में जो सेकंड वे है, दैट इज लर्निंग हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू डू विद द स्टिमुली that produces emotional reactions. So it has been shown कि individuals with excessive fears of elevators or automobiles learn these fears through modeling and also through classical conditioning और avoidance conditioning। तो इसमें ये बताया जाता है कि स्टिमुलस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी इमोशन को मतलब जब भी आप किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो तो लर्निंग में भी स्टिमुलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें हम लर्निंग करवाते हैं किसी तरह के स्टिमुलस के थ्रू। तो ऐसा भी देखा गया है कि इंडिविजुअल्स जिनको एलिवेटर्स का या ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज़्यादा डर होता है, उन्हें मॉडलिंग वगैरह करवा के या क्लासिकल कंडीशनिंग करवा के भी जो है इस तरीके से उनके अंदर ये इमोशन डाल दिया जाता है, क्लियर। तो ये भी कल्चरल लर्निंग का ही एक फॉर्म है। तो एक तरफ मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट, दूसरी तरफ अवॉइडेंस कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग। पहले में हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की। First point is expression of emotion and second one is importance of stimulus। ये first हो गया और second क्या हो गया आपका, importance of stimulus या stimuli, क्लियर। तो ये भी आपको इसमें मतलब नोट करने, अगर चाहो तो आप पॉइंट्स लिख सकते हो या फिर आप अपने याद रखने के लिए भी ऐसे शॉर्ट में नोट करके रख सकते हो। ये 2 पॉइंट्स ही हमको चैप्टर में दिए हैं, इन्हीं 2 को हमको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। Then you will conclude with कि the process involved in emotions have been known to be influenced by culture।
current research has dealt more specifically with the issue of universality और culture specificity of emotions. तो emotions में culture का बहुत important role है और अभी current में कुछ ऐसी researches वगैरह भी की गई हैं जिसमें ये एक चीज़ देखी गई कि जो culture है वो specific भी है और universality भी है emotions की, तो उसके ऊपर research वगैरह की गई है और बहुत सारी ये जो research है उसमें facial expression emotions के ऊपर focus किया गया है. facial expression बहुत कॉमन होता है इमोशनल कम्युनिकेशन में, ये यूनिवर्सल फीचर है. बट अगर हम स्पेसिफिसिटी ऑफ कल्चर की बात करें तो आप इसमें हैंड क्लैपिंग का एग्जांपल दे सकते हो कि हैंड क्लैपिंग को चाइना में जो है अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन इंडिया में प्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. वहीं हम बात करें प्रॉक्सिमल डिस्टेंस की तो वो भी कल्चर का ही एक पार्ट है. तो और वेस्टर्न अमेरिका का आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, अरब्स का एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हो. आप इसमें बात करो एक टच की, है ना, टचिंग नेचर होता है बात करते समय, तो उसका क्या एक इम्पैक्ट होता है डिफरेंट कल्चर्स में. लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में इसको अच्छा नहीं माना जाता बट इंडिया में इसको एक तरीके का वार्म कम्युनिकेशन माना जाता है. क्लियर? तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. इज इट क्लियर? बट हाँ, जब भी पॉइंट्स इंक्लूड करो तो वर्ड लिमिट को ध्यान रखना. मतलब जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तब तो वहां पर कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, लिखा नहीं होता है कि आपको आंसर कितने वर्ड्स में देना है, बट एग्जाम में वर्ड लिमिट्स होती है, तो वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर को डील करना है. क्लियर? Now comes the last question of this NCERT solutions and that is question number 8. So why is it important to manage negative emotions? Suggest ways to manage negative emotions. अगर ये क्वेश्चन आया भी ना तो ये पक्का 200 वर्ड्स में आएगा. ठीक है, मतलब ऑब्वियस है 100% तो श्योरिटी नहीं होती बट स्टिल 99% आई एम श्योर कि अगर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आता है तो ये 200 वर्ड्स में आएगा. क्यों आएगा 200 वर्ड्स में? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस. नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है तो पहले आप वो बताओगे. और दूसरा इनने पूछ लिया है सजेस्ट वेज. तो जब भी हम सजेस्ट वेज करेंगे, मतलब सजेशंस देंगे कि कैसे मैनेज करना है, तो पूरे 8-9 सजेशंस इसके अंदर आएंगे. तो इसलिए 200 वर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी है. और अगर मान लेते हैं कि कम वर्ड्स में आ रहा है, 80 वर्ड्स में अगर आ जाता है, तो फिर जो आपके सजेस्ट वेज हैं आप उनको एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप उनके सिर्फ नाम लिखोगे और 1-2 को एक्सप्लेन कर दोगे या 4 को एक्सप्लेन कर दोगे. आ रहा है समझ में क्या एक चीज मैं बोल रही हूँ कि वैसे तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 200 वर्ड्स में आएगा, बट अगर 1-8% चांस है कि 200 वर्ड्स में नहीं आया तो फिर 80 वर्ड्स में आएगा. और 80 वर्ड्स में आया तो फिर जो सजेशंस हैं वो आपको पूरे एक्सप्लेन नहीं करने हैं, 3 या 4 एक्सप्लेन करने हैं, बाकी आपको सिर्फ नाम लिखने हैं. समझ में आया कैसे? पहले तो आंसर देखते हैं कि आंसर में आपको क्या क्या लिखना है और फिर उसके बाद में देखेंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे लास्ट में. सो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि नेगेटिव इमोशंस होते क्या हैं. तो नेगेटिव इमोशंस क्या क्या होते हैं आपके? फियर, एंजाइटी, डिसगस्ट, स्ट्रेस, डिप्रेशन. ऑल दीज आर नेगेटिव इमोशंस. क्लियर? तो सबसे पहले आप बताओगे नेगेटिव इमोशंस आर फियर, एंजाइटी, डिसगस्ट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक्सेट्रा. नाउ it is important to manage these emotions because these are or these emotions develop in our daily life to a considerable extent. These are part of our life. They can't be neglected. Okay, सुन रहे हो ना ध्यान से? यही लिखना है आपको कि they can't be neglected. Therefore, it is important to manage these negative emotions so that we can live a peaceful life. ऐसे भी आप लिख सकते हो. क्लियर? आया समझ में? अब हम देखेंगे कि कैसे जो है इसको मैनेज वगैरह किया जाता है और मैनेज करना और भी क्यों इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? ये आपने सुना ना ध्यान से, एक और बार मैं रिपीट करती हूँ. आप कैसे स्टार्ट करोगे आंसर को? सबसे पहले यू विल राइट फियर, एंजाइटी, stress, depression, disgust, etc. are negative emotions. ये first line हो गई. Then change the line and again write. It is important to manage these negative emotions because they are part of our day-to-day lives or they develop in our daily life to a considerable extent. They are part of our life, hence cannot be neglected
एंड management or managing negative emotions is important because or to live a peaceful life. क्लियर? इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस फ्रेम करना है, मतलब सेम एज इट इज भी ले सकते हो और बाकी अपने अकॉर्डिंग भी इसको फ्रेम कर सकते हो. ये आपका फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए. देन आप लिखेंगे कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर हम इनको मैनेज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही, मतलब किस तरीके का नेचर होता है, कंटिन्यूअस नेचर होता है. अगर हम देखें तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनका नेचर कंटिन्यूअस होता है, वो बढ़ते ही चले जाते हैं. इफ दे आर नॉट मैनेज दे प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली आर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये पॉइंट आपने लिखा. देन देयर आर अ नंबर ऑफ वेज विच हेल्प टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस. अब बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू नेगेटिव इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है. देखो, एक गलती क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो कैसे रीड करते हैं कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस, सजेस्ट वेज टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस. हम जनरली, हमने देख लिया सजेस्ट वेज पूछा है यानी सजेशंस पूछे हैं, सीधे सजेशंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या सिर्फ इंपॉर्टेंट्स लिखते हैं, सजेशंस लिखना भूल जाते हैं, या बहुत बार हम ये भी करते हैं कि हम 70% इंपॉर्टेंस लिखते हैं और सिर्फ 30% सजेशंस लिखते हैं, या इसको अपोजिट भी कर सकते हो, 20% इंपॉर्टेंस बताते हैं और 80% सजेशंस देते हैं. मतलब मेरा ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन को रीड करो तो हमेशा देखो कि क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं. ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है आंसर राइटिंग पैटर्न में. अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर देख सकते हो आंसर राइटिंग पैटर्न को लेके. ओके, सो ये एक चीज सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है. तो सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाई इंपॉर्टेंट, तो ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट है सजेस्ट वेज. क्लियर? तो यानी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है तो ऑब्वियस है आंसर भी 2 ही पार्ट्स में होगा, है ना. मतलब आप खाना मांग रहे हो तो आपको रोटी सब्जी सब चाहिए. अगर मैं आपको सिर्फ रोटी रोटी दे दूं या सिर्फ सब्जी सब्जी दे दूं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना. तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो कि 2 पार्ट्स में अगर क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी 2 पार्ट्स में ही होना चाहिए. रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. क्लियर? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस को बताइए, उसके बाद में सजेशंस पर आइए, और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस आपने बता दी कि इंपॉर्टेंट क्यों है, डेली लाइफ का पार्ट है और साथ ही साथ में ये हमारी लाइफ में कंसिडरेबल एक्सटेंट तक होते हैं. अगर हम इनको अगर हम इनको मैनेज नहीं करते, क्योंकि इनका परसिस्टेंट नेचर होता है, कंटिन्यूअस नेचर होता है, तो ये बहुत टाइम तक हमारी लाइफ में रहते हैं. अल्टीमेटली ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और ये हमारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही तरह की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. इसमें आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो कि बहुत सारे लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी फेस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन एंजाइटी को भी फेस करते हैं, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई छोटे से छोटा फियर या टेंशन लोगों के अंदर डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी कंडीशंस जो है क्रिएट कर देता है. ओके, और अगर हम इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो क्या सारी चीजें होंगी कि आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में. लाइक यू जस्ट कांट टेक ट्रिवियल डिसीजंस ओनली, मतलब ट्रिवियल डिसीजंस भी आप नहीं ले पाओगे. ओके, इसके अलावा आप फोकस नहीं कर पाओगे लाइफ में. ठीक है, आपका माइंड जो है वो हमेशा डाइवर्टेड रहेगा, डाइवर्ट ही करेगा, डाइवर्जिंग रहेगा, इस एक तरीके से ऐसा मान लो. दूसरी चीज, आपको नींद नहीं आएगी, है ना, आपको नींद नहीं आएगी, आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे, और अल्टीमेटली हेल्थ भी डाउन हो रही है और साइकोलॉजिकली भी, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है आपकी वो भी डाउन हो रही है. क्लियर? तो इसीलिए इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपके सारे पॉइंट्स जितने मैंने बताए हैं आंसर में इंक्लूड होने चाहिए इंपॉर्टेंस में. अब आ जाते हैं कि कौन कौन से वेज होते हैं जिसके थ्रू आप नेगेटिव इमोशंस को मैनेज कर सकते हो. तो देखो, सबसे पहले इफेक्टिव इमोशन मैनेजमेंट, इनहैंस सेल्फ अवेयरनेस, अप्रेस द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, और भी ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे. करीब 8-9 है जिनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला, इमोशंस को मैनेज करना.
हमने बहुत बार देखा है कि इमोशंस को मैनेज जब भी मतलब इमोशन मैनेजमेंट के जब भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो या स्ट्रेस मैनेजमेंट के जब भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें इमोशन मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को मॉडर्न टाइम में इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी सोशल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। क्लियर? पहला। दूसरा, हमेशा सेल्फ अवेयर रहो अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। कोशिश करो कि कोई भी इमोशन या कोई भी चीज़ को समझने से पहले हाउ एंड वाई को आंसर करने की कोशिश करो। कोई भी फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है तो हाउ एंड वाई, और साथ ही साथ में ये मेरा पर्सनल है कि क्या वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को आंसर करते हो तो आपको मतलब आप इंपॉर्टेंस दे पाओगे चीज़ों को, और फिर शायद ऐसी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कर पाओ जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशंस क्रिएट कर रही हैं। थर्ड, अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली। कभी भी कोई भी सिचुएशन है, आप उसका इवेल्युएशन अगर कर रहे हो तो जस्ट बी पॉजिटिव। अगर आप उस इवेंट को डिस्टर्बिंग मानोगे या आप उसको ऐसे एक्सपीरियंस करोगे कि ये बहुत ही खराब चीज़ मेरे साथ में हो रही है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको स्ट्रेसफुल फील करवाएगा। और अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ डिस्टर्बिंग नहीं है तो ऑब्वियस है कि कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो यहाँ नर्वस सिस्टम का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पॉजिटिव रहेगा और वो आपको पॉजिटिव रखेगा। क्लियर? उसको जरा भी दिखा कि आपने टेंशन लिया तो वो ज्यादा टेंशन में आ जाएगा। ओके, देन डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी पास्ट अचीवमेंट्स रहे हैं उसको हमेशा इवेल्युएट करते रहो। आपका जो इमोशनल और फिजिकल स्टेट है, आपकी जो रियल और इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, यानी इन शॉर्ट आपकी लाइफ के अब तक के आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं आप उनमें से देखो कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी करी हुई हैं। ठीक है? जनरली देखो एक टेंडेंसी होती है, मैं आपको बताऊं ह्यूमन नेचर, आप किसी के लिए 100 काम अच्छे कर देना, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक गलत किया तो वो आपके उसी एक गलत काम को 100 साल तक याद रखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या एक चीज़ बोली जा रही है कि सबसे पहले कोई भी सिचुएशन है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। अगर आपने 100 चीज़ें करी हैं, ठीक है, 100 काम करे हैं, तो आप एटलीस्ट उसमें से देखो आपने अच्छे क्या क्या किए हैं। मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 10 ही काम अच्छे किए थे तो आपको इन 10 के ऊपर फोकस करना है, ना कि वो 90 पर जो आपने गलत कर दिए। मतलब इसका ये नहीं है कि जैसे लाइफ में लोग बहुत सारे गलत डिसीजंस लेते हैं तो हमको इन 90 गलतियों से लर्न करना चाहिए कि अब हमको आगे क्या गलत नहीं करना है। गलत इन द सेंस, मान लीजिए आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया था तो अब मुझे कैसे उस डिसीजन को सही करना है, और दूसरी चीज आगे से मुझे ये काम नहीं करना है। और जो अच्छा किया है हमेशा उसके लिए खुद को अप्रेस करो कि यस मैंने ये चीज अच्छी करी है। इसी में सेल्फ मॉडलिंग भी आ जाता है कि हमेशा आप देखो कि आपने क्या चीजें अच्छी करी हैं। आपकी मोटिवेशन आप खुद होने चाहिए, आप खुद अपने रोल मॉडल होने चाहिए। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अगर मैंने, चलो मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसने 90 काम गलत किए और 10 काम अच्छे किए हैं, तो हम उसके इन 10 कामों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा उसमें, तभी उसने ये चीज़ अच्छी करी है। चलो मान लेते हैं उससे गलतियां भी हुई हैं, ठीक है, तो जस्ट गिव हिम चांस कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हाँ, अगर हमको लगता है कि कोई पर्सन कंटिन्यूसली गलत चीज़ें कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सही डिसीजंस नहीं ले रहा है लाइफ में, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर फिर हमको उसको जो है मतलब लर्निंग की ज़रूरत है, उसको बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारे चेंज लाने की ज़रूरत है। बट द थिंग इज कि आपने अपनी लाइफ में क्या आपकी अच्छी चीज़ें रही हैं, क्या आपके पॉजिटिव इमोशंस रहे हैं, क्या आपकी पॉजिटिव मेमोरीज हैं। क्लियर? आप उनको हमेशा अप्रेस करो। क्लियर? और सेल्फ मॉडलिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, देन परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। हमेशा कोई भी मतलब इवेंट है तो जब भी आप उसको विजुअलाइज करो या आप उसको परसीव करो तो ट्राई टू बी सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, है ना। मतलब जैसे एक चीज़ है,
या एक कॉइन है तो उसके दो साइड्स होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड्स को देखो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत लग रही है तो देखो कि उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, और अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है तो उसमें भी देखो कि कुछ ना कुछ तो बुरा होगा, है ना। बट यहाँ क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस को डील करें तो हम यही देखते हैं कि जब भी कोई इवेंट है तो ट्राई टू इवेल्युएट इट, ट्राई टू परसीव इट अच्छे से, है ना। एंड देन जो आपके थॉट्स हैं उसको रीस्ट्रक्चर करो। थिंकिंग करने से थॉट्स रीस्ट्रक्चर होते हैं, है ना। आप क्रिएटिव भी सोच पाते हो। तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। क्लियर। हमेशा क्रिएटिव रहने की कोशिश करो, अपनी हॉबीज़ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करो। डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप्स, हमेशा अच्छे लोगों के साथ में अपनी जो है मतलब फ्रेंडशिप का एक सर्कल आपका होना चाहिए, जिनके साथ आपको चीयरफुल फ्रेंड्स हैं तो आपको हैप्पी फील होगा। अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको ही टीज करते रहते हैं, तो फिर आप वहाँ पर अच्छे से मतलब जो है खुश नहीं रहोगे, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ में मत रहो। हैव एम्पैथी, सिर्फ अपने बारे में ही मतलब अपने बारे में तो हम सोच ही रहे हैं कि हमको पॉजिटिव रहना है, हम कैसे अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करें ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव इमोशंस आए। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं तो आपके अंदर एक और चीज़ डेवलप होती है, दैट इज़ एम्पैथी, कि लोगों के साथ में उनकी फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों को समझ पाओगे तो आपके अंदर एक तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और दूसरा आप के अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करते हैं। क्लियर। तो इसीलिए एम्पैथेटिक नेचर आपका होना चाहिए, जहां पर आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप्स में हो तो वो मीनिंगफुल हो, वैल्यूएबल हो, ताकि आप उनकी फीलिंग्स की मतलब जब आप उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करोगे तब आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो मीनिंगफुल होंगी, वैल्यूएबल होंगी। अगर आप किसी और की फीलिंग नहीं समझते हो और आप सोच रहे हो कि आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो तो भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्लियर। तो एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए। सिंपैथी क्या होती है कि जहां पर आप जता रहे हो कि हाँ मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, और एम्पैथी क्या होता है कि मैं आपके साथ हूं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हर एक चीज में आपकी हेल्प करूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है आप मेरे साथ में शेयर करो, मैं आपके साथ ही हूं। क्लियर। ये वाली एक चीज होती है। तो ये आपको कुछ सजेशंस इसमें देने हैं। अब देखो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आप पॉइंट्स को लिख सकते हो, तो ट्राई कि आप उसमें एक फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बनाओ या कुछ डायग्राम टाइप बनाने की कोशिश करो। जैसे जस्ट आपको क्या करना है, सेंटर में लिखना है सजेशंस, टू मैनेज negative emotions. Okay, then just encircle it, और फिर उसके बाद में जैसे नंबर 1 have empathy. Okay, good relationships. Then इसके बाद में और क्या डिस्कस किए हैं हमने। सो आपको क्या एक चीज करनी चाहिए कि ट्राई टू बी, क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, मैं ही भूल गई, हाँ, बी क्रिएटिव एंड एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस। बी क्रिएटिव, एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस, और भी ऐसे ही आपके जितने पॉइंट्स हैं जस्ट उसको ऐसे पूरा एनसर्कल करके, अच्छा अब ये आपने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए, तो ये एकदम से देख के समझ में आ जाता है कि हाँ आपको ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर अगर जैसे मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 4-5 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करो, 6 मार्क्स में आप 6-7 को भी एक्सप्लेन करो, तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि आते तो आपको सारे थे, पॉइंट्स आपने सारे बता दिए। और इस तरीके के चार्ट्स हमेशा अपनी नोटबुक्स में भी बना के रखो, तो जब भी जैसे आप पढ़ रहे हो और एकदम से आपको याद करना है कि कौन कौन से सजेशंस थे नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने के लिए, तो तुरंत ये वाला पेज खोला और सारे रिवाइज कर लिए।
क्लियर? तो ये काम और मतलब इजी है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इजीली आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो. सो दैट इज ऑल अबाउट योर NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन. इसी के साथ में हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं. क्लियर? सो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें. आई होप सो आपको क्वेश्चंस समझ में आए, आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है, पैटर्न क्या होगा, कैसे आपको आंसर्स को लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, हाइलाइट्स कैसे करने हैं, कहाँ पर चार्ट बनाना है, कहाँ पर डायग्राम बनाना है, कहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, ये सारी चीज़ें आई होप सो आपको क्लियर हैं. अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो जितनी भी थ्योरीज आपके इस चैप्टर में है, जैसे कैनन बार्ड थ्योरी, जेम्स लिंच थ्योरी, स्कैक्टर सिंगर थ्योरी, जीरोम जो स्कैक्टर सिंगर जीरोम थ्योरी है वो वाली थ्योरी होगी आपकी. इसके अलावा जो आपने और भी थ्योरीज वगैरह इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं, आपकी वो सारी की सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन उनके ऊपर आ सकते हैं, तो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है इमोशंस के ऊपर, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके अच्छे से आपको सारे नोट्स बना के रखना है. मोटिवेशन में जो फिजियोलॉजिकल मोटिव है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फिजिकल मोटिव जो आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एज कंपेयर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो दोनों हमने पढ़े वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं. मोटिवेशनल साइकिल भी पढ़ी लेना, और इस तरीके से ये मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. इसके अलावा नेगेटिव इमोशंस का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है. क्लियर? बाकी ऐसा है कि हाँ, पढ़ के रखो, हर एक चीज़ का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए. अदरवाइज ये चीज़ों पर फोकस करो कि इसको कैसे जो है मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर करना है. क्लियर? सो अब आपको क्या एक चीज़ करनी है, चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट है, तो बस अब चैप्टर को अच्छे से रीड करो. ठीक है? आई होप सो आपने पहले रीड किया होगा, अगर नहीं किया था तो अब रीड कर लेना. ठीक है? चैप्टर को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक मतलब जो पूरा चैप्टर है वो एक्सप्लेन कर दिया है. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे दिए, हर एक चीज़ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप सो आपने लेक्चर्स देखे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. दूसरी चीज़, जो आपके NCERT सॉल्यूशंस हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट है. अब आपको उसमें कोई भी दिक्कत आई होप सो नहीं है. फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. कोई भी अलग से आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप इजीली पूछ सकते हो. चैप्टर को रीड करो, नोट्स बनाओ, आंसर्स लिखने की कोशिश करो. चलो आपको पॉइंट्स मिल गए ना यहाँ पे, अब ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. ठीक है? और जब आपको लगता है कि हाँ आपने आंसर बहुत अच्छे से लिख लिया है, तो फिर आप भले उसको फेयर करो. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डालो, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में जो है मतलब टाइम उनको ऐसा लगता है कम है और सारे आंसर्स को जो है वो नहीं लिख पाते, मतलब सारे क्वेश्चंस को जो है आंसर नहीं कर पाते. तो वो अभी से अपनी हैबिट में बना लो कि कैसे आपको जो है सारी चीज़ों को लिखना है. सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है. क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अदरवाइज एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. अब हम करेंगे चैप्टर का वन शॉट रिविजन, यानी कि फुल चैप्टर रिवीजन. एक ही बार में सारे कंसेप्ट्स को फटाफट से रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को कनेक्ट करेंगे. क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं, बट अभी पूरे चैप्टर को कंबाइन करके एक बार में अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे. क्लियर? सो आई होप सो यहाँ तक भी सारी चीज़ें क्लियर हैं. तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो. कोई डाउट आपको आता है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में. जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो. तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com. जैसे ही ये आप एंटर करते हो गूगल में, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा. यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी. यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स और सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में मिल जाएंगे. बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे. आपको सारे कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे
सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो भी कोर्स आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट, उससे रिलेटेड सारी क्लासेस आएंगी। क्लासेस पे क्लिक करोगे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे चैप्टर्स आ जाएंगे, लेक्चर्स आ जाएंगे, बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हम आपको 2 लेक्चर्स के बाद में कोई पेमेंट करने को भी नहीं बोलेंगे, ना ही आपको कोई कूपन सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज मिलेगी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। और इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।